जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में है, एकदम चकाचक। राब शेख तो मेरे भाई, दिस गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ 2D ज्योमेट्री। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ी थी। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमने पढ़ी थी वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। चलिए बाबू, हम टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल पढ़ रहे थे। हमने कल सेंट्रॉइड और इन सेंटर पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं जरा सरकम सेंटर से। सरकम सेंटर डेफिनेशन सबका ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर कई बार ऐसे नहीं पूछता कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, सरकम सेंटर क्या, ऑर्थो सेंटर क्या है। वो इनके डेफिनेशन से सवाल पूछ देते हैं। तो सरकम सेंटर का डेफिनेशन क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर। देखिए, कहने का औचित्य क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ये कोई ट्राइंगल है ना, दिस अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। एक कोई लाइन आ रही है जो ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है और इस पे परपेंडिकुलर भी हो रही है। यहां से कोई एक लाइन आ रही है जो इसको बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी हो रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी हो रही है। हमने जो सेंट्रोइड के टाइम पे पढ़ा था वो मीडियन पढ़ा था। मीडियन केवल बाइसेक्ट करता था, जरूरी नहीं था कि परपेंडिकुलर भी रहे। जब आगे जाकर ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, जब ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे, तो ऑल्टीट्यूड केवल परपेंडिकुलर होता, जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट भी करे। अब ये जो लाइन्स यहां से जा रही हैं मेरे भाई, ये लाइन जरूरी नहीं है कि ऊपर जाकर सी में घुसेगी ही, यहां जरूरी नहीं कि बी में आएगी, जरूरी नहीं कि ए में आएगी, कहीं से भी रैंडमली निकल सकती है। ये रैंडम लाइन्स है जो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को मेरे भाई क्या बोला जाता है? सरकम सेंटर बोला जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए हम एक्स वाई लेके चल रहे हैं। सरकम सेंटर का एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने माना क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है, लेट्स से वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, और ये कोई ट्राइंगल एक है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल बोलते हैं। अब इस सरकम सर्कल का जो सेंटर है बाबू, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम सरकम सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम सरकम सेंटर के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी लॉजिक वाली बात है, लॉजिक वाली बात है बाबू। मान लीजिए कि ये है ए, लेट्स से दिस इज ए बी सी, ठीक है। जितना इसका डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही इसका डिस्टेंस यहां से होगा और उतना ही इसका डिस्टेंस यहां से भी होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं ना? क्यों बाबू? क्योंकि दे आर द रेडियस। रेडियस, मान लीजिए हम सरकम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सरकम सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितनी वैल्यू ओ ए की होगी उतनी ही वैल्यू ओ बी की होगी और उतनी ही वैल्यू ओ सी की होगी। ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, राइट। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। हम ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इसी का यूज करते हैं हम सरकम सेंटर को फाइंड करने के लिए। भाई कैसे, समझिए। मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास कोई x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है कोई x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट कोई हमारे पास होता है x3 y3। लेट्स से ओ के कोऑर्डिनेट को हम लेकर के क्या चल रहे हैं? ए बी। अगर ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर के बराबर है, इफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस y1 का होल स्क्वायर जो है, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अगर हम ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर
माइनस 2a(x1) प्लस x1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b(y1) प्लस y1 स्क्वायर, इधर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2a(x2) प्लस x2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b(y2) प्लस y2 स्क्वायर। अब यहां पे वेरिएबल केवल a और b है, x1 y1 x2 y2 इन सबकी तो वैल्यू गिवन रहेगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू। a एंड b आर वेरिएबल्स, a स्क्वायर से कट जाता, b स्क्वायर से कट जाता, और यहां पे हमारे पास सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन बन के आता। अगर आप देखेंगे तो इधर क्या है -2a(x1), अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो प्लस 2a(x2), ये x2 है, a वेरिएबल है, a इज द वेरिएबल, माइनस 2b(y1) स्क्वायर, सॉरी y1 स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, इसको कैसे काट दिया मैंने, माइनस 2b(y1) प्लस 2b(y2), x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। एक दूसरा लीनियर इक्वेशन आप ओबी और ओसी की मदद से फाइंड कर लोगे, मतलब ए और बी के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, और दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर। हालांकि मैं सच बताऊं तो सवाल पूछने के चांसेस कम है, कितना लंबा वाला सवाल पूछेगा। सवाल जो पूछेगा वो आपसे ये पूछ सकता है जो मैं पिंक कलर के नोट से लिखने वाला हूं। अगर सरकम सेंटर का सवाल है तो देयर हाई चांसेस कि इसी से आएगा। नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल midpoint of hypotenuse is circumcenter। मतलब अगर ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और उस केस में अगर अपने को सर्कम सेंटर निकालना है तो ये इतना लंबा बखेड़ा अपने को करने की आवश्यकता नहीं। हम सिंपली क्या करेंगे, जो हाइपोटेनस होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे और हमें सर्कम सेंटर मिल जाएगा। और देयर इज वेरी हाई चांस कि अगर सर्कम सेंटर का सवाल एग्जामिनर को देना है तो वो इसी से देगा फॉर श्योर। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ये सवाल है, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी विद द वर्टिसेस दिस इज दिस, फाइंड व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो जब भी अगर सर्कम सेंटर पूछा जाए तो एक बार फटाफट से चेक कर लीजिएगा क्या वहां पे पाइथागोरस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर बाबू हम यहां पे ए बी स्क्वायर निकालेंगे, दो में से दो गया 0 का स्क्वायर 0, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4। अगर हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1, कितना आया था 2, दिस इज इक्वल टू 4। और अगर यहां पे हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1। तो क्या देखा आपने कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये अपना हाइपोटेनस है। दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी दी सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाबू। अब अगर अपने को सर्कम सेंटर निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट 2 + 2 अपॉन में 2, 4/2 कितना हो गया 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में 2 यानी कि 2। कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर विल बी 2 2। हियर वी गो, ब्रावो इज द आंसर। तो अगर एग्जामिनर को सवाल देना है तो इसी रिजल्ट पे बेस देगा। उसको पता है कि बिना मतलब का बच्चों का टाइम खराब नहीं करना है। द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। आएंगे इससे पहले ऑर्थो सेंटर के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो आखिरी तरह का सेंटर जो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसको सवालों के में तो ऑब्वियसली चलेंगे। ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करें, ऑर्थो सेंटर की बात अगर मैं करूं तो इसका भी डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड।
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड का कि जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है, इफ दिस इज अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी, क्या हो रहा है कि ए से कोई एक लाइन नीचे की ओर आ रही है, ए से कोई एक लाइन नीचे की ओर आ रही है, बी से कोई एक लाइन इधर की ओर जा रही है और सी से कोई एक लाइन इधर की ओर जा रही है, राइट। ये यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है। अब ये जो पॉइंट हुआ दिस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर निकालना हम अभी नहीं सीखेंगे, जब हम लाइन के इक्वेशन पैरेलल और परपेंडिकुलर के सारे केसेस पढ़ लेंगे वहां जाकर के हम ऑर्थोसेंटर निकालना सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें लाइन के बारे में पढ़ना जरूरी है। यहां पे बस हम पिंक कलर से कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेंगे जहां से सवाल पूछ सकता है। लिख लेते हैं पहले वो पिंक कलर वाला नोट। अगर ऑर्थोसेंटर का सवाल आए तो देयर इज वेरी हाई चांस कि यहीं से आएगा, इस पिंक डब्बे से आएगा। लिखना क्या है मेरे बाबू, इन राइट एंगल ट्रायंगल vertex having a right angle will be circumcenter, will be orthocenter। विल बी ऑर्थोसेंटर मतलब क्या हुआ समझिए। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, जो कुछ इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। जहां पे 90 डिग्री बन रहा है ना वही हो जाएगा आपका ऑर्थोसेंटर, दैट विल बी द ऑर्थोसेंटर। सिंपल। ऑर्थोसेंटर क्या हो जाएगा बाबू, अगर यहां पर ऑर्थोसेंटर हमसे पूछा जाए तो ऑर्थोसेंटर इज सिंपली x2 y2। कुछ और एग्जांपल्स यहां पे देख लीजिए, अगर सवाल आ गया पेपर में तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए हमें रैंडमली 3 पॉइंट्स इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 2 0, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 0 5 और हमसे क्या मांगा गया, हमसे मांगा गया है कि ऑर्थोसेंटर क्या होगा, जरा बताइए। एग्जामिनर वांट्स टू नो ऑर्थोसेंटर। अब जब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं एक बारी इस प्रकार से, अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो दिस इज ओरिजिन सिंपली ओ। ए जो है 2 0 मतलब कहीं एक्स एक्सिस पे आएगा और बी जो है 0 5 है मतलब कहीं वाई एक्सिस पे आएगा। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल ओ ए बी बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने अभी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल जहां बना, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है वही क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। बड़ी आसानी से बोलोगे कि ऑर्थोसेंटर इज 0 0। एग्जाम्पल एक दूसरा भी देख लेते हैं आप जरा। एक पॉइंट हमने लिया वही ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट मैं लेता हूं ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0 और तीसरा पॉइंट मैं लेता हूं बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5। अब जरा इनको कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम प्लॉट करेंगे, दिस ऑब्वियस, दिस विल बी ओ ओरिजिन। ए अगेन कहीं इधर लाई करेगा, ए अगेन कहीं यहां लाई करेगा, दिस विल बी ए। बी पे अगर आप देखोगे तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। 2 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 5 का कॉम्बिनेशन मतलब हाइट इसका ऊपर कितना भी रहे, जब राइट हैंड साइड में इसका मूवमेंट होगा एग्जैक्ट कहीं इसके ऊपर ही होगा, दिस विल बी बी। अब अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, 90 डिग्री कहां बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री,
दिस इज 90 डिग्री, है ना। जहां पे 90 डिग्री बना खत्म, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया बबुआ, ए का जो भी कोऑर्डिनेट है 20। तो अगर ऑर्थो सेंटर में एग्जामिनर आपको देता है तो देयर इज वेरी हाई चांस कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी अगर इन सेंटर पूछा जा रहा है कोई भी 3 कोऑर्डिनेट दे करके, तो आप सबसे पहले जल्दी जल्दी क्या चेक करोगे, कहीं इक्विलेटरल बन रहा है क्या। इक्विलेटरल का तरीका इन सेंटर में बताया था। अगर सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर आए तो फटाफट चेक करेंगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। ठीक है, तो दीज वर दी 4 सेंटर्स जिसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। अगेन अगर सर्कम सेंटर पूछा गया तो सबसे पहले तो लाइन के फॉर्म में अगर दे दिया तो हमें लाइंस को बनाना पड़ेगा ताकि हम देख सके ट्राइंगल हमारा किस प्रकार का बन रहा है। y -1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, y = 1 में लिख रहे हैं, मतलब एक पॉइंट तो कहीं इधर लाई कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं कि x + y = 5, मैं x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये क्या था, दिस वॉज 0 1, इसका कोऑर्डिनेट था 0 1। हमें एक पॉइंट मिल रहा है बाबू 0 0 5, मतलब ऊपर कहीं जाएगा। ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ये पॉइंट कहीं ऊपर जाके लाई करेगा 0 5, x 0 y 5। यहां पे मान लेते हैं कि दिस इज 0 5। अगर यहां पे मैं y की वैल्यू 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। मतलब इधर कहीं अपने पास एक पॉइंट आएगा, इधर कहीं अपने पास एक पॉइंट आएगा 5 0। जरा इन लाइंस को बनाते हैं एक बार। ये हमारे पास एक लाइन आ रही है, दिस वन, ये कहीं इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है कहीं इस प्रकार से जाएगी, कहीं इस प्रकार से जाएगी। अभी एक और लाइन अपने पास है x - y वाला। यहां से अगर हमने लिखा कि x - y = -1, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। x = 0, y = 1, x = 0, y = 1। मतलब ये पॉइंट कहां लाई करेगा, 0 1 करके कोई एक पॉइंट आ रहा है, x = 0, y = 1, मतलब यही पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अगर यहां पे हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी, 0 -1, मतलब ये पॉइंट कहीं इधर लाई करेगा, -1 0। अगर हम ये लाइन आगे बढ़ाते हैं, अगर हम ये बबुआ लाइन यहां से कनेक्ट करके आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ट्राइंगल देखिए कहां पे बन रहा है। ट्राइंगल बनाना पहले ज़रूरी है, क्या बबुआ, ट्राइंगल बनाना ज़रूरी है। अब हमारा ट्राइंगल बन चुका है। ट्राइंगल कौन सा है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, इस पॉइंट को Q मान लेता हूं, इस पॉइंट को R मान लेता हूं। हमें बताना है क्या, सर्कम सेंटर, ट्राइंगल बन गया यार यहाँ तो, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बताना अपने को, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अभी हमने पढ़ा था क्या, पहले ये करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि अभी आपका उतना डेवलप नहीं हुई चीजें, तो ये करना पड़ेगा, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अभी हमने पढ़ा था क्या कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। जब आप इन दोनों लाइंस को देखोगे तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, जब हम पैरेलल परपेंडिकुलर वाला क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, तो एक क्राइटेरिया होता है a1 a2 + b1 b2 = 0। उस समय आपको रिलेट करवाता हूँ। अभी के लिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि ये जो हरी वाली लाइन और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री।
अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या हो गया इनमें, दिस इज हाइपोटेनस। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक भी कर सकते हो, पी क्यू इज हाइपोटेनस, पी क्यू इज हाइपोटेनस। बेसिकली पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा बबुआ, पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 0 1। क्यू का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, क्यू का कोऑर्डिनेट जब हम देखेंगे तो ये पिंक वाली लाइन और ये ऑरेंज वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पिंक वाली लाइन और ऑरेंज वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पे y की वैल्यू 1 थी, अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 1 रखता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, अगर y की जगह पे मैं 1 रखूं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाता है, x की वैल्यू 4 हो जाती। दैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता, 4 1 के बराबर होता। अब इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स फिगर इट आउट। मिड पॉइंट हो जाएगा 0 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 2 is 2 and 1, this will be the coordinate, 2 and 1, alpha is the answer. Now this is very beautiful question, very conceptual. This is beautiful question ladies and gentlemen, है ना। तो ऐसे सवाल पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग खपाने वाले सवाल है, बट कुछ तो आएंगे ऐसे जो आपके बुद्धि विवेक का परीक्षण करें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा सा एक और चीज मैं आपको कराता चलूं कि किसी भी ट्राइंगल के लिए ना, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है किसी भी ट्राइंगल के लिए जो उसके सी जी ओ होते हैं। सी क्या होता है आपको मैंने बताया, सी का मतलब सरकम सेंटर, जी का मतलब सेंट्रॉइड, आपको पता है। यहां पे होगा सी, सी यानी कि सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। इधर कहीं होगा बबुआ आपका जी, जी यानी कि सेंट्रॉइड, और इधर कहीं होगा ओ, ओ यानी कि ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्राइंगल के ये सीजीओ जो है वो सेम एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, और हमेशा जो सेंट्रॉइड होता है इस लाइन को एक फिक्स रेशियो में बांटता है। वो रेशियो क्या होता है, 1:2। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां पे जब हमने मीडियन को देखा था तो मीडियन में हमने 2:1 रखा था। यहाँ पर अगर सीजीओ रख रहे हैं तो 1:2 रखेंगे, और ओजीसी देख लेंगे तो फिर तो 2:1 कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बातें आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, भूलिएगा मत। इनसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। If PQR are the rational point, which of the following points of the triangle PQR is always remain rational? Obviously centroid। rational points का मतलब क्या हो गया कि कोई इसमें irrational नहीं है, तो 3 rational points का सम क्या होता है, rational ही होता है। है ना, 3 रेशनल पॉइंट्स का सम रेशनल हो तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो रेशनल ही रह जाएगा। तो सेंट्रॉइड हमेशा रेशनल रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन दिस एंड दिस। अब देखिए xy इक्वल टू 0 जो है, xy इक्वल टू 0 है, ये बेसिकली दो लाइन है। एक लाइन है x इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है y इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू 1। आपको लाइन पता ही है कैसे जाती है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आ गया क्या, कार्टेशियन प्लेन। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, और एक्स वाई इक्वल टू 1 जो लाइन है वो कहीं यहाँ से इस प्रकार से जा रही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर श्योर दिस विल बी इक्वल टू 1 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 1। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, दैट विल गिव यू दी ऑर्थो सेंटर। मतलब ऑर्थो सेंटर की वैल्यू 0 0 के बराबर आ गई। ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर पे ऐसे सवाल आते हैं। If A is equal to this, B is equal to this are the vertices of a triangle ABC. If the centroid of the triangle moves on the line this, then the locus of the vertex C is the line. ये आपको करने के लिए मैं दे रहा हूँ HW। ट्राई करेंगे एक बार इस सवाल को, अगली क्लास में अदरवाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारा चालू होता है इक्वेशन ऑफ लाइन लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए बहुत काम की चीज़ यहाँ से चालू होने वाली है। ट्राइंगल बेस्ड चीज़ें हमारी यहाँ पे खत्म होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह सब कुछ देख लिया था। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अपने लिए जानना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइन की इक्वेशन इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, हर जगह यही चलेगा। अब अगर हमने बोला कि कोई एक लाइन है कुछ इस प्रकार से, कोई एक लाइन है जो इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे वो एंगल बना रही है थीटा, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है क्या, थीटा। हमेशा जो थीटा मापा जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मापा जाता है। इस बात को इधर पिंक कलर से लिख लीजिए। Theta is always measured with positive x-axis।
थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापी जाती है, और ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ? क्लॉक किस प्रकार से चलती है, घड़ी किस प्रकार से चलती है बाबू? घड़ी ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आती है। अगर हमें एंगल नापना तो हम नीचे से ऊपर की ओर एंगल नापेंगे, है ना। अगर ये थीटा है तो इस येलो वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप को बाबू हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है सिंपली tan थीटा के बराबर। दिस विल गिव यू दी स्लोप, दिस विल गिव यू दी स्लोप। जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए, आसान भाषा में अगर मैं आपसे पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल स्लोप ऑफ द लाइन, slope of the line making 135 degree with positive x-axis, 135 डिग्री विद पॉजिटिव x-axis। स्लोप क्या हो जाता है? m की वैल्यू विल बी इक्वल टू tan 135, tan 90 प्लस का 45। अब 90 प्लस 45 अगर जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन्हें तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रखा है कि cot 45 की वैल्यू नेगेटिव, cot जो 45 यहां से बनेगा वो नेगेटिव बन जाता है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस का cot 45 एंड दिस विल बी इक्वल टू -1। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 के बराबर हो जाएगी। ये बात हमेशा आपके जहन में रहनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी तो tan 0 की वैल्यू तो जीरो ही हो जाती है ना, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो पहला फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम पढ़ते हैं बाबू, जो पहला फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या है? m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या है? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। और आपके जहन में बात आएगी कि भैया ये y इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं लिख के फिर मिटा दूंगा, बता रहा हूं पहले। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन हुआ, ये कोई रैंडम लाइन जा रही है ऐसे, जितना इसने यहां पे कवर किया है ना, जितना इसने यहां पे कवर किया है, इसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ठीक है, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। और जो इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज में आता है, सबसे ज्यादा यूजफुल इक्वेशन जो होता है बाबू, जो अलग अलग जगह आपको देखने मिलेगा, वो इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो इक्वेशन है जो हर जगह ही यूज होता है। इसको आप चाहे तो mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बाबू? आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि by इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी एंड y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी बाई बी। यहां से क्या पता चला कि स्लोप की वैल्यू माइनस ए बाई बी के बराबर है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस सी बाई बी के बराबर है। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके के इक्वेशंस हमारे पास आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। पहला फॉर्म इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through कोई पॉइंट है P हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 passes through and having slope m। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखना है जो x1 y1 से पास करे, उसका स्लोप कितना है? m के बराबर है। इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगा मेरे भाई? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू
दूसरा केस बाबू, इक्वेशन ऑफ a line passes through P having coordinate x1 y1, Q having coordinate x2 y2। पहले केस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक पॉइंट था जहां से वो लाइन पास करे, तो दूसरा उसका स्लोप पता था। इस केस में हमारे पास दो पॉइंट है जहां से वो लाइन पास करे। इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज सिंपली y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब जब आप ऊपर वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, बोलो भैया एलएचएस सेम है, आरएचएस अलग है, क्या यही स्लोप है? बिल्कुल। अगर किसी भी इक्वेशन के दो पॉइंट हमें पता हो, किसी भी लाइन के अगर हमें दो पॉइंट्स पता हो, तो हम बड़ी आसानी से चाहें तो उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। और उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ एनी लाइन, अगर उसके बस दो पॉइंट हमें पता हो, राइट। अब जरा आगे बढ़ते कुछ सवाल इसे भेज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। सवाल देखिए, लिखा हुआ क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस क्लियर कट लिख दिया। हमें इक्वेशन लिखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? इक्वेशन लिखने के लिए भैया कोई भी एक पॉइंट मिल जाए कैसे भी उस लाइन के ऊपर का, और हमें उसका स्लोप पता चल जाए। और स्लोप कैसे पता चलेगा, अगर उसका एंगल पता चल जाएगा एक्सिस के साथ। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 3, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 माइनस 3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, tan 135 के बराबर, और इसकी वैल्यू हमने जस्ट निकाली थी, m इज इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y माइनस माइनस प्लस का 3, x माइनस x1, x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2। सबको अगर एक साइड लेकर के आ जाओ तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई, 3 में से 2 जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। बाबू अब अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इतना आसान सवाल भी आ सकता है, अगर किस्मत अच्छी है तो। बाकी शकल की तरह अगर किस्मत भी बुरी होगी तो फिर तो क्या ही क्या है। लेकिन नॉन मैथ्स वाले बच्चे या वो बच्चे जिनका मैथ्स वीक है बाबू, ज्योमेट्री आपके लिए रामबाण औषधि के तौर पे काम कर सकती है, जो आपका बेड़ा पार लगाएगी, मैं बता रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ये वाला सवाल करवा रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना तो सीख जाओ अच्छे से। दो पॉइंट है, y माइनस y1 अगर हमने कर दिया डायरेक्ट, y माइनस y1 यानी कि y माइनस 4 अपॉन में x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस का 1, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन में x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस का 1। ये क्या हो जाएगा, y माइनस 4 अपॉन में x प्लस 1, y माइनस 4 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू -7 अपॉन में 6। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 24 इज इक्वल टू -7 माइनस 7x माइनस 7। सबको एक साइड लेकर के अगर आ जाए तो 7x प्लस 6y माइनस 24 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, -17। 7x प्लस 6y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। -17 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 17 ही तो बन जाएगा। अल्फा इज द आंसर, वेरी इजी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट इज सम ऑफ व्हिच इंटरसेप्ट्स। अभी हम जरा पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। दो फॉर्म पढ़ लिया, दो फॉर्म और पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म।
क्या हो जाता बाबू, ये अगर हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है, लेट्स से दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, इफ दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, ऐसे करके कोई एक लाइन जा रही है जो एक्स कोऑर्डिनेट को कट कर रही है कहाँ पे, A0 पे, और वाई कोऑर्डिनेट को कट कर रही है 0 B पे। तो इस ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमें बोला जा रहा है क्या कि इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो हमने सिंपली सबसे पहले तो इसको क्या लिख दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। दिस विल बी इक्वल टू x by 3 plus y by 2 is equals to 1. This will be the equation of a line in intercept form. Very easy, very easy, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। अच्छा, अगर कभी इस प्रकार का इक्वेशन आ जाता है, मान लीजिए बबुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ आ जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी। जो x के नीचे लिखा है दिस इज x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे लिखा है दिस इज y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछेगी तो जल्दी जल्दी में आप 2 मार्क कर देंगे और जल्दी जल्दी हम 3 मार्क कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा x अपॉन 1/2 प्लस y अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू इज 1/2 एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू इज 1/3। तो एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे। अब एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन जरा देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल देखिए नॉर्मल फॉर्म होता क्या है समझते हैं पहले। दिस इज कार्टेशियन प्लेन और कोई एक रैंडम लाइन इस प्रकार से जा रही है। हम व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन लिखने वाले, ठीक है, हम व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन लिखने वाले। ये हमारे पास कोई एक रैंडम सी लाइन जा रही है। अब अगर इसका इक्वेशन लिखना है ना बाबू, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, एंड इसका जो लेंथ है परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू पी। अब व्हाइट वाली लाइन के इक्वेशन हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं बाबू, दिस इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। कैसा नो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ध्यान रखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे यहां पे, नोट P will always be positive. P will always be positive. P कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। P नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता बाबू, क्योंकि P इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। अब चाहे तो किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझ लीजिए कि एग्जांपल से क्या, पहले ये फॉर्म लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह मैं माइनस सी यूज करता हूँ, ठीक है, माइनस सी इज इक्वल टू 0। हमें अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म, टू कन्वर्ट इट इन नॉर्मल फॉर्म, एक्स और बी वाई को एक साइड में रखिए और ये वाला जो पार्ट है इसको दूसरी साइड लेकर के चले जाइए, सी हो गया। अब पूरे इक्वेशन को एक्स प्लस बी वाई अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, और इधर भी सी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। दिस इज दी नॉर्मल फॉर्म। जब आप अच्छे से लिखोगे तो ये क्या हो जाता है, यही हो जाता है ना, ए अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। अब एक एग्जांपल से करते हैं चीजों को। माना हमने
कि हमारे पास है 3x प्लस 4y या 3x माइनस 4y लेता हूँ, चलिए 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने पहला स्टेप सिंपल करा कि भैया इसको लिख देते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 25। अब p कैन नेवर बी नेगेटिव। आप इसको अभी पॉजिटिव बनाइए, बाद में पॉजिटिव बनाइए, बनाना पड़ेगा, राइट। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे हर जगह नेगेटिव से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये बन जाएगा क्या, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 4y इज इक्वल टू 25। और पूरे को अगर आपने डिफरेंशिएट डिवाइड कर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, बाहर आएगा 5। दिस विल बी माइनस 3/5x प्लस 4/5y, 25 अपॉन में 5 कितना 5। क्या पता चला बाबू कि कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस 3/5 है और साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, 5 यूनिट के बराबर है। अच्छा, यहां से एक और चीज आपको पता चलेगी कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 25, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म से भी बता सकते हो। क्या दिख रहा है आपको, कॉस अल्फा नेगेटिव दिख रहा है और साइन अल्फा पॉजिटिव दिख रहा है। आप भी बताइए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पे कॉस अल्फा नेगेटिव होता है और साइन अल्फा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर कट, दिस लाइन विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी आपने सीख लिया। अब आते हैं हम सवालों पे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 14। ऐसे सवाल बाबू अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन के माध्यम से ही कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है कि पॉइंट शुड पास थ्रू द पॉइंट 3, 4। तो इन चारों में से सबसे पहले तो हम उनको चेक करेंगे कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन उनको इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह पे अगर हमने 3 डाला, अगर एक्स की जगह पे बाबू हमने 3 डाला तो चरतियाई 12, वाई की जगह पे 4 डाला तो 12, 12 12 24, हमें आरएचएस 24 से चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा। अब इसको जरा इंटरसेप्ट फॉर्म में एक बार लिखते हैं। अगर लिखा हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसको अगर डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाऊंगा तो दिस विल बी x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 6 आ रही है, b की वैल्यू 8 आ रही है, a प्लस b कितना होता है बाबू 14 के बराबर आता है। हमें सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 ही चाहिए था, अल्फा विल बी द आंसर। अगर ये सवाल आता है तो आप ऐसे ही करोगे, कोई बेसिक अप्रोच वहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। एग्जाम में वक्त बचाना कितना जरूरी है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। द क्यूट एंगल विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन 7x। बेसिकली क्या बोला गया है, अगर सवाल को पढ़ोगे, द अक्यूट एंगल विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन मेक विद द एक्स एक्सिस। क्या बोला गया है कि परपेंडिकुलर ले जाया जा रहा है ओरिजिन से, अल्फा की बात करी जा रही है बाबू। नॉर्मल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x अपॉन में रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3y अपॉन में अगेन 49 प्लस 9, और ये 4 अपॉन में 49 प्लस 9। अब एक चीज पर आप फोकस करिए जरा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन में रूट अंडर 58, और साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में रूट अंडर 58। कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक चीज क्या समझ में आना चाहिए बाबू कि यार कुछ ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि कॉस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा। ये नेगेटिव बना है ये, और ये पॉजिटिव ही रह गया। मतलब अल्फा क्या है, नेगेटिव, एंगल इज नेगेटिव। π/4 होने का मतलब क्या है, जब 1/√2 आ जाता, 0 तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव बट नॉट π/4 ये भी हो नहीं सकता, नेगेटिव विल बी द आंसर। π/4 तो पहले ही एलिमिनेटेड था। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो हमने इसको लिख दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 5, अगेन p तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इज माइनस 4x प्लस 3y 5। अब इसका सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है अच्छे से, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा, रूट अंडर 25 बनेगा, और वो 5 के बराबर रहेगा। तो डायरेक्ट अब लिख दोगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। minus 4x upon 5 plus 3y upon 5 is equals to 1, Charlie will be the answer if the point this and this were to the same sides of the line। अब जरा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए।
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, अगेन बट चांस कम है पूछने का, फिर भी पढ़ लीजिए। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ध्यान से समझिए, अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, और कोई एक लाइन है कुछ इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, आपने अगर चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लाइन के नीचे कहीं लाई कर रहा है, या एग्जैक्ट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इफ दिस इज ग्रेटर देन 0। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे अबव द लाइन, अबव द लाइन, राइट। अगर ये लेस देन 0 है तो बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, अगर इक्वल्स टू 0 है तो ऑन द लाइन। बात समझ में आ गई? अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ऑन द लाइन, क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेंगे। इनइक्वालिटी आपको सिखाई रखा, दिस विल बी योर HW लेडीज एंड जेंटलमैन, आप करेंगे प्रयास। इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये सारी चीज़ें आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एंगल बिटवीन टू लाइन्स वगैरह वगैरह तब अभी पढ़ लोगे क्या? लाइव क्लासेस के लिए तो बचा रहे, रिकॉर्डिंग में कितना पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगर डीपी में आपको एंगल बिटवीन लाइन्स ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन लाइन्स, परपेंडिकुलर केस, ये सारी चीज़ें अगर मिलेंगी तो स्किप कर दीजिएगा, जब पढ़ा दूंगा तब करिएगा, ठीक है। THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।